यस, मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ये इंग्लिश में मैं करवा रहा हूँ, हिंदी में ऑलरेडी मैंने करवा दिया। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम लेकर के ज़्यादा कंटेंट खत्म करूँ, क्योंकि चैप्टर्स बहुत पढ़ाने हैं और बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट किया था फेडरलिज्म। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक, खास करके जो भी टीचर्स वाले होते हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन और यूजीसी नेट के लिए बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो जरूर देखिएगा। ऐसे भी 2 दिन पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आ गई है। तो जो भी वीडियो है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, इसे जरूर देखिएगा वीडियोस, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस होगा हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फेडरलिज्म हिंदी में मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये है फेडरलिज्म चैप्टर 2 सिविक्स क्लास 10 का एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने ओवरव्यू बता दिया था इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। फेडरलिज्म के बारे में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। पहले मैंने कल 3 ही पेज कराया था, क्या है फेडरलिज्म, ओवरव्यू मैंने देखा कि यहाँ पर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमने जाना। ठीक है, 3 लेवल पर पावर शेयर होते हैं। ठीक है, पहले क्या था, 2 लेवल पर होते थे, फिर इंडिया में 3 पावर पर आ गया। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे कि महिलाओं के साथ क्या है भेदभाव होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह में, है ना, ऊंच नीच क्या है, हमने सब कुछ देखा। यहाँ पर जुरिडिक्शन अलग अलग होते हैं स्टेट के, सेंट्रल पर, और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, बेल्जियम का हमने एग्जांपल देखा, फिर श्रीलंका के एग्जांपल देखा, अमेरिका में देखा किस तरह के फेडरल गवर्नमेंट है, इंडिया में किस तरह की फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, सबके अपने अपने जुरिडिक्शन है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, उन लोगों तक तो पहुंचाइए जिन्हें इन्हें खास जरूरत है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, कह रहा है सम नेपाली सिटीजन्स वर डिस्कसिंग ऑन डिस्कसिंग द प्रपोजल्स। यहाँ मेरा ना थोड़ा, ओहो, ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चलता सामने। कह रहा है सम नेपाली सिटीजन्स वर डिस्कसिंग द प्रपोजल ऑन द एडेप्टेशन ऑफ फेडरलिज्म इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक कंटेंट दिया हुआ है कि कुछ नेपाली लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका नया संविधान बनेगा, तो उस फेडरलिज्म स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा, उस पर ये डिस्कस किया हुआ। आप डिस्कशन जरूर जाकर देख लीजिएगा, बुक आपके पास होगा। ठीक है, ऐसी खास बात नहीं है, मेन तो हमें कंटेंट देखना है, जानना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लोग व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या ऐसी व्यवस्था, कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो भारत को भी एक फेडरल कंट्री बनाता है, फेडरल सिस्टम में इसे उतारता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या भारत को फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो देखिए लिखा हुआ है, वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया with so many languages, religion and regions, what are the power sharing arrangement in our country। कह रहा है यहाँ पर कि हमने देखा कि छोटी छोटी जो कंट्रियां होती हैं, जैसे श्रीलंका, बेल्जियम, वहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी की तरह कितने प्रॉब्लम होते हैं पावर को शेयर करने में, लेकिन वहाँ तक तो हो गया। लेकिन बहुत बड़े जब देश होते हैं, जैसे हमारा भारत, प्यारा भारत देश है, ठीक है, यहाँ पर कैसे ये व्यवस्था स्टैब्लिश कर सकते हैं, सिस्टम लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत तरह की, कौन कौन से, तो लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पर है ना, रिलीजन बहुत सारे हैं, रीजन भी है। रीजन का मतलब यहाँ पर याद रखिए ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात हो रहा है, क्योंकि यदि नॉर्थ तरफ मैं देखूँ तो पूरा हिली एरिया, माउंटेन है, ठीक है, हिमालयन रेंज है उधर। फिर इधर इस तरफ जाइए तो आपको इधर फॉरेस्ट पूरा मिलेगा, इधर वेस्ट तरफ जाएगा तो प्लेट्यूड पूरा मिल जाएगा, आप नीचे जाएगा तो पूरा सी कोस्ट आपको मिल जाएगा। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हमारे यहाँ पूरी तरह से डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है होता है बड़े बड़े कंट्री में ऐसी व्यवस्थाओं का। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, मैं स्टार्ट यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, कह रहा है लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पोर्शन, मतलब पार्टीशन। ठीक है, पोर्शन पार्टीशन वही हुआ। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। कहने का मतलब यहाँ पर कि भारत को हम समझने के लिए हम संविधान से स्टार्ट करते हैं। तो संविधान तो हमारा ठीक है बन गया, लेकिन जब ये संविधान बना था उससे पहले क्या हुआ था, हमारे देश का पूरा रक्त से पूरा भींगा हुआ एक युद्ध हुआ, हिंसा हुए, दंगे हुए, पार्टीशन हुआ उस आधार पर। ठीक है, पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी दंगे हो गए थे वहाँ पर 1947-48 में, आप जाकर जरूर देखिएगा, गूगल करिएगा इस पर। ठीक है,
इसके हिसाब से बंटवारा हुआ इंडिया बना। फिर क्या, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जिसे राजवाड़े कहते हैं वो हमारे तरफ शामिल हो गए। पाकिस्तान में कुछ गए, कुछ इधर है, कश्मीर वाले कुछ उधर चले गए थे, बाकी इधर रह गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा देश बना। साथ ही साथ कह रहा है जो हमारा जो संविधान जब बन रहा था तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय सरकार व्यवस्था तो भारत में लाया, फेडरल सिस्टम तो लाया, लेकिन ये कह रहा है यहाँ का जो वर्ड है ना फेडरेशन, हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स किसके बेस पर है, फेडरलिज्म के बेस पर है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर फेडरेशन है बट फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, क्या कह रहा है यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या कहता है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, यस यहां तक ठीक है। कह रहा है यहां से, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing यहाँ पर से मैं कर लूँ, representing the Union of India and the state government. Later, the third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. देखिए यहाँ पर क्या रहा है, हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस जब मिला, हमारे संविधान बना, ठीक है। संविधान बनने के बाद क्या हुआ, हमारे में 7 फीचर जो ऊपर बताया गया फेडरलिज्म का, जो हमने कल वाले क्लास में जाना था, क्या क्या थे आप वीडियो में जाकर देखिएगा, तो वो सातों फीचर्स हमारे संविधान में पाए जाते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर फर्क क्या है कि वहां पर जो लिस्ट में दिया हुआ उसमें सिर्फ टू टाइप्स का बेसिस पर दिया हुआ था, कि एक था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट बोलता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ना, कोई डायरेक्ट इंडिकेट करती है दिल्ली सरकार, है ना, वर्ड यूज करते हैं हम लोग दिल्ली सरकार। केजरीवाल की सरकार मत समझिएगा, ठीक है। दिल्ली सरकार इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट लोग करते हैं, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, कोट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पूरा ऑल ओवर कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा सेक्शन क्या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। तो हमारे संविधान में वो 7 फीचर्स तो हैं, लेकिन क्या है 2 गवर्नमेंट में ही बटा हुआ था, लेकिन ये तीसरा गवर्नमेंट हमारी तरफ आता है, एक ऐड किया था हमारे संविधान में, उसको कहते हैं पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। अब इसके साथ कह रहा है कि सबको अलग अलग सेपरेट पावर दिया गया, अलग अलग सबके एक लिमिटेशन है, आप एक सीमा बंधा हुआ है कि आप कहाँ तक काम कर सकते हैं, कहाँ तक काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर कोई काम थोप दे जबरन, ऐसा नहीं है। इसका भी एक अलग पावर है और इसके भी एक अपने पावर है। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है इन लाइनों में, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, समझ गए ना। तो वही बोल रहा है कि सबके अपने अपने पावर लेजिस्लेटिव बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी मैं क्या बोल देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में सबके अपने पावर्स है। तो इस तरह करके जो पावर बांटे गए हैं, तो अब इसमें जो 7 फीचर्स के अकॉर्डिंग बांटे गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दोनों के बीच में जो किस किस सेक्टर्स में या किस किस सब्जेक्ट में उनको पावर दिया गया है, पावर नहीं दिया गया, किस किस सीमा तक पावर दिया गया, इसके बारे में लिस्ट तैयार किया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, हिंदी में से सूची कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्या है हम इसे देखेंगे अब, ठीक है। इधर आ जाता हूं मैं यहां से, ठीक है। अब देखिए लिस्ट क्या कहता है। देखिए यूनियन लिस्ट कहता है, मैं यहां से हटा, कह रहा है यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मैं मार्क कर दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं यहां से कर रहा हूं, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच ए डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यहाँ पर पॉलिसीज होना चाहिए था, पॉलिसी नहीं होना चाहिए था, uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. यहाँ पर क्या रहा है, जो यूनियन लिस्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात, जो ये इसके जो सब्जेक्ट्स इसे दिए गए, जिस सेक्टर में आप ये काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कानून भी बना सकती है। तीसरी बात, इसके क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए काम करेंगे। ये नहीं कि पार्टिकुलर अलग स्टेट में अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिफेंस,
जो सुरक्षा होता है, जो आर्मी वगैरह होते हैं, जैसे जल सेना, थल सेना है ना, वायु सेना होते हैं, वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला गया। फॉरेन अफेयर्स, जो मतलब फॉरेन अफेयर्स में हम कहते हैं विदेशी संबंध है ना, पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, क्लियर है ना, श्रीलंका, बेल्जियम, या फिर मैं इधर कह दूं स्पेन हो जाए, फ्रांस हो जाए, ब्रिटेन हो जाए, तो इनके साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, ये भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जिम्मा में आता है। फिर बैंकिंग, बैंक क्या एक स्टेट का पार्टिकुलर होगा, नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में काम करती है बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, जो पैसे से संबंध है, ठीक है। अलग तो कहता है कम्युनिकेशन, संचार, टेलीविजन, सिर्फ एक स्टेट का तो अलग अपना टेलीविजन होता है, लेकिन पार्टिकुलर जो दूरदर्शन होता है, हम जो गवर्नमेंट का मानते हैं, गवर्नमेंट एफिलेटेड जो है वो दूरदर्शन, जैसे कि अभी आज तक देख लीजिए, एबीपी न्यूज़ देख लीजिए, आर भारत हो गया, इवन हाल में ही ऐड हुआ है वो, ठीक है, ये सारे के एक तरह से एफिलेटेड हो चुके हैं गवर्नमेंट से, वो ऑल ओवर इंडिया में दिखाए जाते हैं, ठीक है। करेंसी, पैसा, जैसे नोटबंदी सबको पता होगा, सबको याद होगा नोटबंदी, आई थिंक जो स्कूल वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो आई थिंक वो 6 या 7 में होंगे अभी, या फिर जो कैंडिडेट जो देख रहे हैं कम्पिटिव एग्जाम, उनको तो पता होगा नोटबंदी किस दिन हुआ था, वो मुझे याद है क्योंकि वो मेरे बर्थडे का डे था, ठीक है। तो रात 8 बजे अनाउंस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी ने, है ना, नोटबंदी का। तो ये सारे फील्ड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि पूरे देश के अकॉर्डिंग लागू होता है, पूरे देश के लिए कानून बनते हैं, क्लियर है। अब स्टेट लिस्ट देखेंगे, स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। देखिए क्या कहता है, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है। स्टेट गवर्नमेंट में लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट में क्या कहता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच ए पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सब एक वर्ड में यूज किया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, सब प्लूरल टर्म में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इरिगेशन, द स्टेट गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडेप्शन एंड सक्सेशन, कहने मतलब स्टेट जो स्टेट लिस्ट होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से यहाँ पर, पुलिस का विभाग आता है, ट्रेड आता है, व्यापार होता है, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई एक छोटा सा फैक्ट्री है, ठीक है, वो अपना माल भेजेगा एक स्टेट, जैसे कि बंगाल से इस तरफ वाले रीजन बहुत आते हैं, दिल्ली साइड क्या होता है, गुजरात उधर से आते हैं, गुजरात से, पंजाब से आते हैं, ठीक है, कुछ सब्जी वगैरह आते हैं, कुछ फल आते हैं, तो एक कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करवाते हैं सारे सामान वगैरह। तो क्या कहते हैं, जो भी ट्रेड कहाँ मतलब स्टेट क्रॉस करेंगे ना, वो तो टोल टैक्स पे करना, तो वो जो टैक्सेशन जो व्यवस्था होती है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आता है, फिर जाकर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर करती है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, हर स्टेट में अलग अलग एग्रीकल्चर का सिस्टम होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं, ठीक है, उनके जो सॉयल होते हैं अलग अलग सॉयल होते हैं, ब्लैक सॉयल अलग है, रेड सॉयल अलग है ना, सब आपने पढ़ा होगा। तो ये भी स्टेट पर छोड़ दिया जाता है कि आप अपना देखभाल करिए। इरिगेशन, सिंचाई होता है, कभी किसी के यहाँ खेती होती है चावल की, कहीं होती है प्याज की, कहीं गन्ने की, है ना, सब अलग अलग होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को इसमें रखा गया स्टेट लिस्ट में। और भी क्या क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है मैरिज हो गया, एडेप्टेशन, सक्सेशन, ट्रेड यूनियन, मतलब जो यूनियंस होते हैं ना, फैक्ट्रीज वगैरह, इनका भी जिम्मा स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में जो है वो तो सेपरेट है, लेकिन जब स्टेट लिस्ट का बात करते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकती है। याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में सेंट्रल भी कानून बना सकती है, लेकिन यहां पर कह रहा है क्या कंडीशन है, वहां पर कह रहा है इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। कहने का मतलब क्या कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना तो एक सेपरेट पावर दे दिया गया कि आप भाई आप उधर काम करिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी ही, लेकिन उनको कहता है कि भाई आपके लिस्ट में मैं भी हाथ लगा सकता हूं, मैं भी कानून बना सकता हूं। लेकिन जब ये भी कानून बना दे या ये भी कानून बना दे और उन दोनों के बीच में यदि विवाद हो जाता है, मतभेद होता है, तब मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम लेकर चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ज़्यादा हैं। बात समझ रहे ना। और अमेरिका तरफ वाले फेडरल सिस्टम में क्या स्टेट के पास ज़्यादा पावर है ना कि सेंट्रल में, और हमारे तरफ क्या है, सेंट्रल में ज़्यादा पावर है, स्टेट में ज़्यादा पावर नहीं है। रीजन है कि यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो लोगों को उनके अकॉर्डिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है। क्लियर है। हम क्या करेंगे, जब स्टेट लिस्ट में जब कानून बनेगा तो सेंट्रल विवाद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वैल्यू ज़्यादा होगा।
हाँ देखिए, एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये जो बुक है इसमें ना 3 लिस्ट नहीं दिया हुआ, 2 ही लिस्ट है, ठीक है। जब मैं पढ़ा तो मैंने वीडियो पॉज किया, फिर मैंने देखा ये जो कंटेंट किसी दूसरे टर्म में आ रहा है, ठीक है। देखिए स्टेट लिस्ट मैंने, सेंट्रल लिस्ट मैंने बताया, स्टेट लिस्ट बताया, एक और तीसरा लिस्ट होता है, एक वो होता है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट होता है। ये जो कंटेंट यहाँ पर है, यहाँ पर से मैं मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बोथ बोथ से लेके ये जो पोर्शन वाला सेक्शन है ना, ये आता है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में आता है। ये कौन सा लिस्ट होता है मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक प्रिंट नहीं हुआ है पीडीएफ में। ये एनसीईआरटी बुक ऐसा जनरल करती नहीं, पता नहीं कैसा हो गया ये, आई डोंट नो। देखो मैं बता देता हूँ, देखिए एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कॉन्ग्रुएंट लिस्ट होता है। आपके बुक में होगा, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को बट गया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, है ना, और क्या बोलते हैं जो ट्रेड यूनियन, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, यही सारे टॉपिक्स है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज हो गया, एडेप्टेशन, सक्सेशन। ये स्टेट लिस्ट नहीं है, मैंने हड़बड़ी में बताता चला गया फ्लो में, ठीक है। ये सारे कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के, इसमें एजुकेशन भी ऐड कर दीजिएगा, एजुकेशन, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एजुकेशन ऐड कर दे तो एजुकेशन हो जाएगा, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन। ये सारे टॉपिक्स हमारे संविधान में ऐड नहीं किए गए थे शुरुआत में। रीजन है क्या कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो इन सारे टॉपिक्स पर कौन कानून बनाएगा, कौन डिसाइड करता है ना। तब ये बात उठती है कि इन दोनों पर दोनों कानून बना सकते हैं कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये सारे आएंगे, इसमें आएंगे कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में, ठीक, याद रखिएगा। और क्या है कि इस पर कानून दोनों बनाएंगे, लेकिन यदि दोनों में विवाद होता है, झगड़े होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वैल्यू हम देते हैं, उनको मानते हैं, उनका उन्हीं का कानून को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वही मैं बताते टाइम पता नहीं, यहाँ पर फ्लो में मैं भी बता दिया, बाद में देखा कुछ पंगे लग रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया बीच में, है ना, ठीक है। समझ में आ गया, तीन तीन लिस्ट है। तो आगे कह रहा है यहाँ पर, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कह रहा है अब नया कौन सा सब्जेक्ट यदि आ जाए जो हमारे संविधान बनने के समय उसमें ऐड नहीं किया गया था। एग्जाम्पल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 1946 से स्टार्ट हुआ था कैबिनेट मिशन से, और 1950 में हम लोग अडॉप्ट किया, तो उस दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा कोई टॉपिक आया नहीं था। तो इसके बारे में कौन इस पर डिस्कशन करेगा, कौन कानून बनाएगा, लॉज कौन बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ पर कहता है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूअर सब्जेक्ट। मतलब ये हमारे संविधान में कहा गया कि ये जो थर्ड टाइप के सब्जेक्ट है, तीसरे एक यूनिक सब्जेक्ट आ जाए, न्यू सब्जेक्ट आ जाए, तो हमारे संविधान कहती है कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो उस पर कानून बनाए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अब कहता है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वी नोटेड अबव दैट most federations that are formed by a holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in Indian Union do not have identical powers. मैं यहाँ पर हूँ identical powers, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। Some states enjoy a special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India, Article 371 ड्यू टू देयर पेकुलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस। कह रहा है कि हमारा देश तो यूनियन गवर्नमेंट जो है एक फेडरल सिस्टम से चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ अलग अलग स्टेट को अलग अलग तरह के पावर दिए गए, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स को कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया, कुछ हटकर उनमें पावर है, उसमें कानून व्यवस्था है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो वो स्टेट्स है आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, यहाँ पर दिया हुआ है। पिछले साल तक जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य था भारत में जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत आते थे, याद रखिएगा 370। ये हटा दिया गया, कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को डेट लिख लीजिए। यदि आप कॉपी नोट करके बैठे हुए, आप आंसर में लिख सकते हैं, एक अच्छा मतलब मजबूत पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भी था, अब बट गया, वो यूनियन टेरिटरीज बन गया। खैर वहाँ पर हटाइए, यहाँ पर आते हैं। तो वो स्पेशल स्टेटस किस किस राज्य को दिया हुआ है, तो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को। अच्छा, अब इनको स्पेशल पावर क्यों दिया हुआ है, बात तो सवाल उठता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका जो एक कुछ हटकर उनका सोशल लाइफ रहा है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस उसके कुछ हटकर हम लोगों की तरह नहीं रहे,
उनके या तो वो लोग ट्राइबल लोग हैं, या फिर उनका मतलब एग्रीकल्चर फील्ड वैसा नहीं है उनके पास, या फिर उनके पास कमाने खाने का व्यवस्था नहीं, इसलिए उनको एक स्पेशल पावर दिया गया ताकि सरकार उसे अलग तरीके से ट्रीट कर सके, अलग तरीके से उसे व्यवस्था दे पाए। ठीक है, और इन सब के बारे में कहाँ पर बताया गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 371 में इन सब राज्यों के बारे में बताया गया। क्लियर है? आगे आगे दिया हुआ है। ठीक है, दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली इंजॉय इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, देयर कल्चर एंड ऑल्सो preferential in employment in government services. Indians who are not permanent resident in this state cannot buy land or houses here. Houses यहाँ पर होना चाहिए, पता नहीं मुझे ये पीडीएफ में कुछ गड़बड़ लग रहा है या फिर मैं भूल रहा हूँ कुछ, है ना, ग्रामर मिस्टेक। चैलेंज नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है इन सब के पास एक स्पेशल पावर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन तो बना के रखे हैं सारे स्टेट, तो इनके साथ एक और मतलब स्पेशल पावर क्या है, यदि आप उस राज्य के निवासी नहीं हैं तो आप वहां पर जाके जमीन नहीं खरीद सकते, वहां घर नहीं बना सकते, वहां आप बस नहीं सकते हैं। प्लस प्लस वहां पर क्या है, यदि गवर्नमेंट सर्विस यदि उन्हें लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन होता है, स्पेशल सीट रिजर्व उनके लिए रहता है इन सारे स्टेट्स के लिए। तो ये सारे स्टेट्स हैं कौन कौन से, आसाम थे। ठीक है, याद करके रखिए एग्जांपल, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट है। कौन से आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 371 में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कहता है, सिमिलर स्पेशल, एक मिनट, सिमिलर स्पेशल कहाँ चला गया, सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। मतलब इस तरह के, जिस तरह आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गए, इस तरह के और भी स्टेट्स हमारे भारत में जिनको कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। ठीक है, आगे क्या लिखता है, कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इंजॉयड वेरी लिटिल पावर, दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनको बहुत छोटा पावर दिया गया, कम पावर दिया गया। कारण क्या है, कारण ये है कि वो एरिया वाइज में बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, क्षेत्र उनका बहुत कम है, इसलिए उनको ज़्यादा पावर भी नहीं दिया गया, तो वो इतने छोटे हैं कि वो स्पेशल मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट भी हम उसे नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उनको एक अलग सर्कमस्टेंस में रखा गया है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट में, दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारे इतने छोटे स्टेट्स होते हैं जिसके कारण इसे हम लोग क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरीज मानते हैं, ना कि कंप्लीट एक स्टेट मानते हैं। स्टेट तो कहते हैं लेकिन वो यूटीज होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते कहता है दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। इन सारे टेरिटरीज में अपने इसके पावर नहीं है कि हम वो खुद को एक राज्य बोल सकें, है ना, कह सकें। आगे कहते हैं, याद रखिएगा, सारे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं लेकिन यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, गड़बड़ मत करिएगा। आगे कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन द रनिंग दिस एरिया। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करती है, चलाती है, और उनके पास स्पेशल पावर होता है उनको चलाने के लिए। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, this sharing of power between union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing agreement. The parliament cannot on its own change this agreement. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least two-thirds majority. Then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total state. यहाँ कह रहा है कि इन सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जो लिस्ट हैं दिए हुए उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सिर्फ पावर जो इनमें बांट दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो जो राज्य के संबंध में हो या फिर केंद्र के संबंध में हो, तो केंद्र अकेले पार्लियामेंट में बैठकर कानून नहीं बना सकते। याद रखिएगा, कानून अकेले नहीं बना सकते। उनको बनाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा जो 2 हाउसेस हैं उन्हें पूरी तरह से 2/3 मेजोरिटी लाना होगा किसी भी बिल पर। ठीक है, तभी वो कानून बनेगा। प्लस कानून बनने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर बोलता हाउसेस, ठीक, कितना 2/3 मेजोरिटी लाकर ही कानून पास किया जाता, कोई बिल पास किया जाता। आपने पढ़ा होगा क्लास 8-9 में कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाने के लिए और कोई भी बिल पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी होना
क्या जरूरत है। तो इसी संबंधित यहाँ भी दिया हुआ है। एक और बात कह रहा है कि इसको रेक्टिफाइड किया जाता है, इसमें जांच पड़ता विचार विमर्श भी किया जाता है पूरे भारत के स्टेट के द्वारा कि राज्य के लिए कानून बन रहे हैं, केंद्र के कानून बन रहे हैं, तो उस पर विचार किया जाता है। तो वहाँ भी आपको मेजोरिटी लाना होता है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट यदि एग्री होता है तभी वो कानून बन पाता है। क्लियर है। आगे क्या कहता है, कहता है द जुडिशरी सॉरी कह रहा है द जुडिशियरी plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and the procedures. In case of any dispute about the division of powers, High Courts and Supreme Court make a decision. The Union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. यहाँ पर क्या होता है, यदि उसके पावर्स में विवाद पैदा होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, आखिर कोई तो होगा ना थर्ड पर्सन। जैसे दो भाइयों में लड़ा होता है तो एक उसके पिताजी आते हैं या उसके डैड आते हैं, उसके पापा जी आते हैं, मम्मी आती है, सॉल्व करती है, अरे भाई लड़ो मत, ये करो, है ना। तो इसी तरह क्या है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट, आज मुझसे लिखा नहीं रहा है पता नहीं क्यों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यदि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर यदि कोई विवाद होता है, कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको कौन देखता है, तो उसको देखने वाले उसके गार्जियन कौन है, पेरेंट कौन है, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। वही डिसाइड करती है कि आपको कहाँ क्या रखना है या कैसे काम करने हैं, आपको कितने पावर हैं, आप कितने पावर रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, क्लियर है। और ये नीचे एक और बात कह रहा है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये भी हक दिया गया और पावर दे दिया गया कि आप अपने एरिया में या अपने सेक्टर्स में जो आपको लिस्ट में दिया हुआ सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स ले सकते हैं, टैक्सेशन सिस्टम लागू कर सकते हैं, और उनको अपने अपने काम करने के लिए उनको भी जिम्मा दे दिया गया कि आप अपने काम को पूरी तरह से निभाइए। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है पोखरण के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, पोखरण में क्या हुआ था, पहली बार हम लोगों का क्या बोलते हैं न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, किनके द्वारा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ये पोखरण कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, कब किया गया था, तो 1998 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी जानकारी होना चाहिए बेसिकली सबको। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि ये पोखरण पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण किया था, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको मतलब रोक सकती है इस टेस्ट को करने से, हाँ या ना, उस पर क्या विचार है, ये डिस्कशन दिया हुआ, आप किताब में देख लीजिए, डिस्कशन करेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, बताने का बहुत कुछ। एक छोटा सा मैप है यहाँ पर, ये मैप है किससे संबंधित मैं बताता हूँ। ये मैप दिखाया गया 1947 में, हमारा भारत कैसा था, हमारा प्यारा भारत कैसा था वो दिखाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा दिखाया गया, यहाँ पर मैं जूम आउट थोड़ा सा और कर दूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ जो मार्क किया हुआ है पूरा डबल लाइनिंग से। ठीक है, ये पाकिस्तान था, यहाँ भी एक सेक्शन ये पाकिस्तान था। पहले इसे क्या कहते थे, वेस्ट पाकिस्तान, इसे कहते थे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर, ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान था। लेकिन 1972-72 में क्या हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया और ये बांग्लादेश के नाम से एक नया कंट्री बन जाता। कब बनता, 16 दिसंबर को साइन होता है ना, याद रखिएगा। यदि मैं भी गलत हो रहा हूं तो मैं भी देख लूंगा। ठीक है, भूल जाता हूं बहुत कुछ, कितना कुछ दिमाग में रखो, एक छोटू सा बुद्धि तो है ना। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, मैप देख लिया, किताब आपके पास होगा। चलिए मैं आप आगे चलता हूँ। कहता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अब फेडरलिज्म को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे चलाते हैं, उस पर अब हम विचार करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पर हम देखता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट if federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which दिस हैपेंड। कहने का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जो संविधान में जो हमारे जो पावर या प्रोविजंस दिए हुए हैं, सिर्फ उसी के कारण हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेस नहीं हुआ है। सिर्फ वहाँ पर लिख दिया गया कानून, अब उसी कानून को हम लेकर चलते जा रहे हो, इसलिए हम आज डेमोक्रेटिक रूप से जिंदगी जी रहे देश में, नहीं। बात यहाँ पर है कि उसके साथ साथ, मतलब इसके साथ साथ एक और चीज एलिमेंट आ रहा है। वो एलिमेंट क्या है, यहाँ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स
जो भारत की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है, वो इसको सफल बनाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, हम सबको अधिकार है, हम सब फ्री अपने मन से फॉलो कर सकते हैं किसी चीज़ को, कानून को फ्रीली नेचुरल वे में हम इसको अपनाते हैं। ये एक मतलब उसको साथ दिया है इसको सफल बनाने में, सक्सेस करने में, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको सफल बनाता है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे, उसको सक्सेस किया है, उसको आगे बढ़ाया है, यही कहने का मतलब है। तो सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब भाषाई क्षेत्र या भाषाई राज्य जो है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं लिंग्विस्टिक स्टेट क्या कहता है, लिंग्विस्टिक देखते हैं इसे थोड़ा सा ना, हाँ, कहता है यहाँ से लिंग्विस्टिक स्टेट, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इफ यू लुक एट द पॉलिटिक, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2019, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। मेनी old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. कहने का मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग भाषा के आधार पर तो भारत में राज्यों का गठन पहले होता था, ठीक है, और इसका प्रोविजन हमारे संविधान में दिया गया। लेकिन कह रहा है 1947 से लेकर के 2019 तक हमने जो लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया है, अख्तियार लिया है ना, इस आधार पर हमने देखा कि बहुत सारे राज्य और प्रांत बदल चुके हैं, मिट चुके, खत्म हो चुके, और उसके जगह पर नए राज्यों का गठन हुआ, उनके नाम बदल गए, उसके बाउंड्रीज चेंज हो गए, है ना, उस और क्या है, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम सब कुछ उसके बदल गए हैं। अब तक के इतिहास में जितना भी हमने 70, 72, 74 साल बिताए हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने अपने जर्नी में बहुत कुछ चेंज किए हैं राज्यों में भाषा के आधार पर, ठीक है। आगे कहता है, आगे है यहाँ पर, in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new state. This was done to ensure that people who speak the same language live in the same state. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि किस आधार पर बनाया गया था? इस आधार पर बनाया गया था कि जो व्यक्ति रहते हैं वो एक ही भाषा बोलने वाले हैं। मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए इतने बड़े सेक्शन में, एरिया में कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज वाले पॉपुलेशन रहते हैं, तो यहाँ पर क्या अलग एक स्टेट ही बना दिया गया इनका, ठीक है। एक ये अलग वाले ये कर दिए, ये वाले सेक्शन वाले अलग कर दिए, तो सबका क्या एक अपना अपना हिस्सा बन गया, उसी के आधार पर राज्यों का गठन करता चला गया, राज्य बनते गए, और जो पुराने जो एरियाज थे वो खत्म होते चले गए। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या कहता है, सेम लैंग्वेज, कहाँ था सेम लैंग्वेज, स्टेट चेंज क्रिएशन सेम लैंग्वेज लिव द सेम, हाँ यहाँ पर, ठीक है, सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी। लेकिन कुछ राज्यों का जो निर्माण हुआ, गठन हुआ, बना है, वो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बना है, उनको अलग अलग बेसिस पर बनाया गया। तो जैसे कल्चर के बेसिस पर उनके जो क्या बोलते हैं रिचुअल्स हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस समझ रहे हैं, जो परंपरा है उनके, ठीक है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनके किस जगह पर आते हैं, जंगलों में रहते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, कैसे जगह में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी राज्य का गठन किया गया है। तो कहता है दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये सारे स्टेट्स बने हुए हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण कब हुआ था, ये राज्य कब बने थे, अस्तित्व में आए थे। क्लियर है? आगे चलता हूँ, क्या कहता है, ये मैप मैं बता दूंगा क्या है मैप, ठीक है, वो मैप मैं बता ही देता हूँ। ये मैप में, इस मैप में बताया गया कौन कौन से राज्य में भाषा के अकॉर्डिंग बने हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग बने हैं। यहाँ पर कलरफुल दिखाया गया हुआ है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है HT डॉट, और ये डॉट करके दिया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है कौन कैसे बने हुए हैं, और भी कुछ है क्या सिंबल्स, यही सिंबल है इसके, ठीक है, वही बताया गया कौन किस अकॉर्डिंग बना हुआ है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट किया हुआ, आप इसे पॉइंट आउट देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते कहता है वेन द डिमांड फॉर, मैं यहाँ पर हूँ याद रखिएगा, ठीक है, वेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज राइज, सम नेशनल लीडर फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा तो बहुत सारे नेता लोग ये डर गए कि ऐसे करिएगा भाई तो ये तो एक देश हमारा जो प्यारा भारत, प्यारा देश है, हिंदुस्तान है हमारा, ये तो भाई बट जाएगा, टूट जाएगा, ये अलग अलग हिस्सों में आप भाषा के आधार पर बना दीजिएगा राज्यों को, अलग अलग कंट्री ना बन जाइए। ये बहुत सारे नेता डरने लगे थे, वही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड
linguistic state for some time, but experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. लेकिन हमारा इतिहास, हमारा संविधान बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सफलतापूर्वक आज तक हम लोग इसे अचीव किए हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओह सॉरी, कोई बीच में आ गए थे घर पर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं तक रखता हूँ। ऐसे भी आधा घंटे से ज़्यादा वीडियो बन गया होगा, ठीक है। तो आज मैं इतना रखता हूँ, फिर मैं कल लेके आऊँगा या फिर रात में देखता हूँ मैं और क्लासेस बढ़ा देता हूँ या वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए तो फिर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। वीडियो को जोर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन लोगों तो खास करके पहुंचाएं जो जिन्हें भी जरूरत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन क्लासेस वगैरह हो नहीं, स्कूल सारे बंद है, ठीक है। चलिए, और एक और लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हैं उन लोगों के लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आप मैं लिंक ऐसे भेज दूंगा, मैसेज दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं मैं, थैंक यू, रखता हूं मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।